जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी जीके का मोस्ट अपडेटेड वीडियो। बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यूपी जीके पे आप क्वेश्चन लेके आइए, तो मैं 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका यूपी एसआई एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे उन सबको ध्यान में रखते हुए यूपी जीके का एक मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। दोस्तों पहले प्रश्न की बात अगर हम करते हैं तो पहले प्रश्न में कहा गया है सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों सारनाथ बनारस में है, वाराणसी में है सारनाथ। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, आपके ऑप्शन है कुशीनगर, वैशाली, ऋषिपत्तनम या श्रावस्ती। सही जवाब क्या होगा, सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है, तो दोस्तों सारनाथ जाना जाता है बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना के लिए। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में ना एक स्तूप भी है और उस स्तूप का नाम क्या है, धमेक स्तूप। धमेक स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। और ये जो स्तूप है वो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को चिन्हित करता है। तो सारनाथ, इसका नाम ऋषिपत्तनम था प्राचीन काल में। और सारनाथ प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना से। और ये किस जिले में है, तो बनारस में है, वाराणसी में स्थित है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है। सोरो ऑफ ईस्ट यूपी। आपके ऑप्शन है घाघरा नदी, राप्ती नदी, गंडक या गोमती। दोस्तों अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक तो कहा जाता है ऑप्शन बी, राप्ती नदी को। राप्ती नदी जो गोरखपुर के शोक के नाम से भी जानी जाती है। और राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लघु हिमालय से होता है। लघु हिमालय से राप्ती नदी निकलती है और ये धौलागिरी रेंज से निकलती है, नेपाल से आती है उत्तर प्रदेश में ये। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो धौलागिरी रेंज नेपाल से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है दोस्तों, और इस नदी को गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक राप्ती नदी को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट जगह कौन सी है तो आप बताएंगे रुकमकोट। रुकमकोट वो जगह है जहाँ से राप्ती नदी का उद्गम होता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक, आपका जवाब होगा राप्ती नदी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है। और राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, धौलागिरी रेंज नेपाल से निकलती है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। दोस्तों अगर हम एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, आपके ऑप्शन है सोनभद्र, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी या झांसी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है बाई एरिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगर सबसे छोटा जिला पूछेगा तब तो भदोही। सबसे छोटा जिला भदोही जिला है। ठीक है, भदोही सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का वो भदोही है। और अगर भदोही ऑप्शन में ना होगा तो आप हापुड़ लगाएंगे। इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं आपको। देखो हापुड़ का एरिया, इसकी जो साइट है हापुड़ की साइट पे हापुड़ का एरिया दिखाया गया है 1116 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भदोही का कितना दिखाया गया है, तो 1015 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है भदोही। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हमसे पूछा गया था सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे है, भगवान राम की जन्मस्थली इसको कहा जाता है। तो अयोध्या का प्राचीन नाम था, आपका ऑप्शन है रामग्राम, साकेत, कौशल या कौशाम्बी। तो अयोध्या का प्राचीन नाम था साकेत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, साकेत। क्लियर दोस्तों, याद रखना। और अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो समाचार पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ उसका नाम कौन सा था, आपके ऑप्शन है प्रताप, उदंत मार्तंड, बनारस अखबार या हिंदुस्तान। तो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था बनारस अखबार। बनारस अखबार ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1845 में। और इसके जो संपादक थे वो थे गोविंद रघुनाथ। गोविंद रघुनाथ
ये उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था जो बनारस से प्रकाशित हुआ था, बनारस अखबार। ठीक है, याद रखना। इसके संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ। तो अगर आपसे पूछा है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो आप बताएंगे उदंत मार्तंड। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था और ये 1826 में 1826 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन हमसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हिंदी का समाचार पत्र, तो वो जवाब होगा बनारस अखबार। 1845 में प्रकाशित हुआ था गोविंद रघुनाथ के द्वारा। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आगरा के किले का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, आगरे का किला लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ एक विशाल स्मारक है और ये किसने बनवाया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सम्राट अकबर के द्वारा ये बनवाया गया था, अकबर के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, जो आगरे का किला है ना, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। यूनेस्को की धरोहर के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1983 में आगरे के किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और आगरा के किले में जो जहांगीर है, जहांगीर ने क्या लगवाई थी? न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। तो ये जरूर याद रखना कि आगरे के किले में न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था आगरे किले का निर्माण किसने करवाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। अशोक, ठीक है, जरूर याद रखना। और अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सारा का अशोक, सारा का अशोका, ये जरूर याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है सारा का अशोका। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में क्या कहा गया? बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, बारहसिंगा ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है और ये किस उद्यान में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है हस्तिनापुर, कतरनिया घाट, दुधवा या चंद्रप्रभा। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, दुधवा नेशनल पार्क में बारहसिंगा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी। क्लियर, याद रखना, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। क्लियर, और लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। हमसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व, वो दुधवा टाइगर रिजर्व भी था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि यूपी का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो था चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस जिले में है? तो चंदौली में है, चंदौली। क्लियर, हमसे पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यान जो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी, दुधवा। नेक्स्ट प्रश्न, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो ये दो राज्यों के बीच फैला है, यूपी और एमपी के बीच में। तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र ना, यहाँ की सबसे मुख्य मिट्टी है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। और बुंदेलखंड जो है ये लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बुंदेलखंड की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? CSK, चंबल, सिंध और केन। ये 3 मुख्य नदियां हैं जो बुंदेलखंड में फ्लो करती हैं। सी से है आपकी चंबल, सिंध और केन। ये 3 नदियां मुख्यतः आपकी बुंदेलखंड में फ्लो करती हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो बुंदेलखंड की मुख्य मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। और बुंदेलखंड किन राज्यों के बीच फैला है? तो आप बताएंगे यूपी और एमपी के बीच बुंदेलखंड फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, नरोरा जो जगह है ये बुलंदशहर में है, ये जरूर याद रखिएगा, बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर में है नरोरा। और ये किस नदी के हैं? तो आप बताएंगे ये गंगा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नरोरा ताप विद्युत नरोरा परमाणु विद्युत गृह वो है आपका बुलंदशहर में, गंगा नदी के किनारे। और ये जो पहली यूनिट थी इसकी कब लगी थी? 1991 में नरोरा की जो पहली यूनिट थी वो लगी थी। इसकी जो क्षमता है वो 220 मेगावाट है, ये जरूर याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो यमुना है, यमुना और गंगा का मिलन यूपी में कहाँ होता है? तो आप बताएंगे प्रयागराज में यमुना और गंगा का मिलन होता है, प्रयागराज। क्लियर, याद रखना। हमसे पूछा गया था नरोरा विद्युत गृह कहाँ पर है? तो बुलंदशहर में, गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब था। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 11 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, मैनचेस्टर की बात करें तो मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में,
और ये जो मैनचेस्टर जगह है ना, वो कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत जानी जाती है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सूती वस्त्र उद्योग और अपनी कपास की मिलों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, इसलिए इसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद या बनारस। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है ना, वो कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा गया है। क्लियर दोस्तों? याद रखना क्यों कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहा गया है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया मेरठ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए मेरठ, अभी फिलहाल मैं मेरठ से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यूपी का स्पोर्ट सिटी अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की खेल नगरी किसको कहा गया? मेरठ। ब्रास सिटी या पीतल नगरी वो मुरादाबाद को कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है ब्रास सिटी के बारे में भी। और बनारस को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल कहा गया है यूपी की। ठीक है, हमसे पूछा गया था मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, योर आंसर विल बी कानपुर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? याद रखना। अच्छा, कानपुर के बारे में बता दूं, क्या आपको पता है कि कानपुर को वर्ष 1981 में बाइफरकेट कर दिया गया था, इसका विभाजन कर दिया गया, एक कानपुर देहात के रूप में और कानपुर नगर के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे माती अकबरपुर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है, तो माती अकबरपुर में इसका मुख्यालय है, जबकि कानपुर नगर का मुख्यालय वो कानपुर शहर में ही है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कानपुर को वर्ष 1981 में विभाजित किया गया, जिसमें कानपुर देहात और कानपुर नगर की स्थापना हुई। कानपुर देहात का मुख्यालय माती अकबरपुर में है और कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर नगर में ही है। क्लियर दोस्तों? याद रखना। और कानपुर किस नदी के किनारे, तो आप बताएंगे गंगा नदी के किनारे है। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों, कुंभ की अगर हम बात करें तो कुंभ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद में लगता है, और कुंभ को यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट है, जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट है, वो कब शामिल किया हुआ था? सही जवाब होगा आपका 2017 में। 2017 में इसको शामिल किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। 2017 में कुंभ को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में फारसी को राजकीय भाषा किस शासक ने बनाया था? दोस्तों, फारसी भाषा जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी राजकीय भाषा के रूप में, वो किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन अकबर, इल्तुतमिश या शेरशाह सूरी और बलबन। तो इसका सही जवाब होगा अकबर। सम्राट अकबर के द्वारा फारसी भाषा को शासकीय भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो सही जवाब है आपका अकबर। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाएं हैं, हिंदी और दूसरी उर्दू? 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो दोनों आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस होता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है? दक्षिणी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, अगर हम यूपी का एक रफली मैप बना लें, कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है, ये यूपी का अगर मैप मान लें, तो ये जो उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला, ये कौन सा पठार है यहाँ पे? तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड। क्लियर? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। और बुंदेलखंड के पठार की कौन सी मिट्टी थी? लाल मिट्टी थी। क्लियर? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो आप बताएंगे अमसोत। अमसोत उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो सहारनपुर में है, सहारनपुर। क्लियर? याद रखना, अमसोत उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो सहारनपुर में है। हमसे पूछा गया दक्षिण में कौन सा पठार है? ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करें, आपके ऑप्शन है मोर, सारस, कोयल, तोता। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय अगर पुष्प पूछे, फ्लावर पूछे, तब क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे पलास। पलास उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, और पलास को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। फ्लेम मतलब ज्वाला,
और फॉरेस्ट मतलब जंगल की, तो जंगल की ज्वाला या जंगल की अग्नि, जंगल की आग किसको कहा गया है, वो पलाश को कहा जाता है। हमसे पूछा गया था यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा गया है। दोस्तों पूर्व का ऑक्सफोर्ड क्यों कहा जाता है, तो इसका अगर हम बात करें तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा गया है आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जिस तरह से लंदन में जो ऑक्सफोर्ड है वो अपने एजुकेशन सेक्टर के लिए जाना जाता है, एजुकेशन हब के लिए जाना जाता है, ऐसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा और शिक्षा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कहा गया पूर्व का ऑक्सफोर्ड। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो वास्तुकार है वो कौन है, तो आप बताएंगे विलियम एमर्सन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो आर्किटेक्चर आप देखते हैं वो किसने डिजाइन किया था, विलियम एमर्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था वो किसने डिजाइन किया था, विलियम एमर्सन ने। क्लियर, याद रखना दोस्तों। हमसे पूछा गया था पूर्व का ऑक्सफोर्ड, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना था दोस्तों, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1887 में। ठीक है, किसने डिजाइन किया था, विलियम एमर्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कुसुम सरोवर झील है। दोस्तों कुसुम सरोवर झील, ऑप्शन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव या गोवर्धन। दोस्तों कुसुम सरोवर झील बरसाना में है, कुसुम सरोवर झील बरसाना। और ये जो कुसुम सरोवर झील है इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के लिए फूल चुनने के लिए आती थी और इसीलिए इस झील का नाम पड़ा कुसुम सरोवर। क्लियर दोस्तों, तो ये बरसाना में है, आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, वृंदावन की मैं बात करूं तो वृंदावन में एक मंदिर आपको याद रखना, पागल बाबा मंदिर, पागल बाबा मंदिर। ठीक है, जरूर याद रखना, पागल बाबा मंदिर ये वृंदावन में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है ये और स्टार मार्क करता हूँ इस क्वेश्चन पे। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का वास्तुकार कौन था। दोस्तों लखनऊ का जो स्टेशन है आप उसकी अगर वास्तुकला देखें, आप उसका डिज़ाइन देखें तो बहुत यूनिक डिज़ाइन वो लगता है, एक महल की तरह दिखता है। तो उसका डिज़ाइन किसने बनाया था, आपके ऑप्शन है विलियम एमर्सन, J.H. हार्नीमैन, सर सैमुअल स्विंटन जैकब या किफ़ायत उल्लाह खान। तो दोस्तों लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है ना उसके वास्तुकार थे J.H. हार्नीमैन। J.H. हार्नीमैन ने इंडो सार्सैनिक शैली, ये है इंडो सार्सैनिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंडो सार्सैनिक शैली में ये बनाया गया है। ठीक है, इंडो सार्सैनिक, क्लियर, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का वास्तुकार J.H. हार्नीमैन है और ये इंडो सार्सैनिक शैली में बनाया गया है। इंडो सार्सैनिक का मतलब क्या है, इसमें अवधी शैली का मिश्रण है, इसमें ब्रिटिश शैली का मिश्रण है, इसमें राजस्थानी शैली का मिश्रण है, मतलब कई शैलियों का मिक्सचर है ये इंडो सार्सैनिक। और इसका डिज़ाइन बनाया था J.H. हार्नीमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। और आई होप कि यूट्यूब पे आप पहला क्वेश्चन ये देख रहे होंगे और आपके एग्जाम में आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को, और दोबारा से इसको स्टार मार्क करता हूँ। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का वास्तुकार J.H. हार्नीमैन थे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका सर सैमुअल स्विंटन जैकब। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो डिज़ाइन आप देखते होंगे ना लखनऊ में, वहाँ पे तो विधानसभा का डिज़ाइन जो तैयार किया था वो जैकब ने तैयार किया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और ये इमामबाड़े के किफ़ायत उल्लाह खान ने इमामबाड़े का डिज़ाइन बनाया था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, ब्रज क्षेत्र का वह लोक नृत्य कौन सा है जिसमें 13 से 14 साल के युवा ब्राह्मण लड़के गोपी और कृष्ण का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्रज क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन आपके चरकुला, रास, झूला या नरसिंह। तो 13 से 14 साल के युवा ब्राह्मण लड़के गोपी और कृष्ण का रूप धारण करते हैं। तो गोपी और कृष्ण का कौन सा नृत्य था, रास लीला इसको कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रास नृत्य एक ऐसा नृत्य है ब्रज क्षेत्र में जिसमें 13 से 14 साल के लड़के गोपियों और कृष्ण का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में दुनिया की पहली आधिकारिक हवाई सेवा 18 फरवरी 1911 को कहाँ से शुरू की गई। दोस्तों भारत में जो पहली हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी वो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी, इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, याद रखना, इलाहाबाद से नैनी के बीच, और ये 1911 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इलाहाबाद से शुरू हुई थी, ऑप्शन
ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और पहले जो पायलट थे उनका नाम क्या था? हेनरी पैकवेट। हेनरी पैकवेट ये पहले पायलट थे जिनके द्वारा ये उड़ान भरी गई थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, इलाहाबाद में पहली हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। क्लियर दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या 6। सही जवाब होगा, आपसे दोनों पूछा गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर हम बात करें तो 8 तो स्टेट हैं आपके और 1 यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए? तो आप बताएंगे टोटल 9 हो गए। तो 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 9। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? तो आप बताएंगे 240 963, नहीं 928 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के एरिया का 7.33% भी है। क्लियर, याद रखना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न इसमें शामिल थे और ये क्लास कोशिश की थी मैंने कि 15 मिनट की हो, लेकिन ये बाई चांस 20-21 मिनट की हो गई है। कोई नहीं, आप एंजॉय कीजिएगा इस क्लास को, और ये अच्छी लगे तो आप अपना कमेंट में लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या नहीं। अगर आप मना करेंगे तो ये सीरीज़ यहीं रोक दी जाएगी यूपी जीके की। अगर आपका रिव्यू अच्छा आता है, 1000 व्यूज़ अगर इस पर आते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा और आप सबके लिए फिर लेके आऊँगा उत्तर प्रदेश जीके का एक और मॉक टेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद।